नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं भारतीय संविधान, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप अदर स्टेट का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भारतीय संविधान से जो है वो क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो सभी एग्जाम में जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी के दृष्टिकोण से हम लोग अब डेली जो है वो आप लोगों को भारतीय संविधान से रिलेटेड जो है वीडियो उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ हर चैप्टर का जो है वो मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व कराया जाएगा। ये इस डिस्क्रिप्टिव लेक्चर होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, उनके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था, कैसे भारतीय संविधान जो बना, इनसे रिलेटेड जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार कि भारत के गवर्नर जनरल जो हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल से कब गवर्नर जनरल पद नाम दिए गए, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इस तरीके से जो है प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय शासन अधिनियम से रिलेटेड जो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखेंगे। तो इसमें हिस्टोरिकल जो है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास जो है इस प्रकार से था। इसमें जो था 1757 ईस्वी में जो है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेज़ों एवं मुग़ल शासक जो थे उनके बीच हुआ, तो उसमें मुग़ल शासक जो थे वो हार गए। इसके बाद जो हुआ था 1764 ईस्वी में, ये आपको नोट कर लेना है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था। और ये इससे पहले जो 1757 ईस्वी में हुआ था वो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये भी दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहीं से जो है भारतीय संविधान की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहीं से शुरुआत होती है। 1764 ईस्वी की क्रांति जो हुई थी, लड़ाई हुई थी, वो मुग़ल शासक थे और उनके बीच एवं अंग्रेज़ों के बीच जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेज़ जो थे वो जीत गए थे। तो उसी के समय से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आई थी। तो वो जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यापार करने के लिए भारत में आई। तो ये जो है 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद जो है बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका शासन हो गया। तो यहाँ पे जो है 1764 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो युद्ध जो है जीत ली। उसके बाद जो है बंगाल पे जहाँ मुग़ल शासन चल रहा था उस शासन पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया और वहीं से जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन करना स्टार्ट की। तो वहीं से जो है भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ जो है वो बनना शुरू हुई। तो विकास जो है वो भारतीय संविधान के 1964 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद से स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें क्रमिक विकास जो है इस तरीके से हुए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा व्यापार का अधिकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी उनको चार्टर अधिनियम के तहत व्यापार का अधिकार किसने दिया था, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था उनको चार्टर के द्वारा व्यापार करने का, भारत में जो है वो व्यापार कर सकते थे। तो 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध जीतने के बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 ईस्वी में बंगाल हो गया आपका, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पे दीवानी अधिकार जो है उनको प्राप्त हो गया था। इसके बाद जो था 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश ताज जो है वो क्राउन जिसे हम कहते हैं, ब्रिटिश शासन जो थी वो अपने हाथों में भारतीय शासन जो है वो ले लिया और ये शासन जो है वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक चला। तो ये 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था, जो उसी के विद्रोह के बाद जो है उससे पहले जो था 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन था, लेकिन उसके बाद 1858 ईस्वी की क्रांति के बाद जो है विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन
ताज जो थे, क्राउन, उसने शासन जो है वो अपने हाथों में ले लिया और जो चलकर लास्ट 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता तक उसने भारत पे शासन किया। इसके बाद जो है भारतीय संविधान जो है उसके लिए एम एन राय ने 1934 ईस्वी में एक सुझाव दिया था कि भारत को अपना एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसका गठन होना चाहिए। तो उनका सुझाव पे जो है 1946 ईस्वी को संविधान सभा की जो है वो गठन कर दी गई। एम एन राय जो थे वो साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे, ये भी आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो एम एन राय थे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1934 ईस्वी में एम एन राय ने साम्यवाद आंदोलन प्रणेता जो थे उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत में भारतीय संविधान जो है वो होना चाहिए। तो उन्हीं के सुझाव पर जो है 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का जो है वो गठन किया गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है संविधान जो है भारतीय संविधान अस्तित्व में आई और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय प्रथम जो थे वो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से कंपनी का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और इस तरीके से उसने अपना शासन स्टार्ट किया। वहीं से जो है भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ जो है बनती चली गई। उन्होंने कई एक्ट पारित किए शासन करने के लिए, तो इस तरीके से उन्होंने विभिन्न एक्ट पारित किए। तो उसमें में से महत्वपूर्ण जो था कंपनी का शासन जो था वो 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक था। उसके बाद जो था ब्रिटिश क्राउन, जिसे हम ब्रिटिश ताज कहते हैं, उसने शासन जो है भारत का वो अपने हाथों में ले लिया था। तब हम देखेंगे कंपनी का शासन 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक उन्होंने कौन कौन से एक्ट पारित किए और क्या क्या भारत में संशोधन किए गए, उनसे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो था उन्होंने 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जिसमें उन्होंने इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक जो है महत्व था। इसमें जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को जो है नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया जो था पहला कदम था। तो इसमें जो है ये पहला कदम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसने नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है यह कदम उठाया गया था, जिसमें उन्हें कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिल गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो था कंपनी को ब्रिटिश शासन के द्वारा जो है वो कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनैतिक कार्यों दोनों को मान्यता मिल गई। वो भारत में प्रशासनिक कार्य एवं राजनैतिक कार्य दोनों जो है वो देख सकते थे। साथ ही साथ केंद्रीय प्रशासन की नींव जो है वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके तहत जो है महत्वपूर्ण जो इसका विशेषता था, इसमें इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल के गवर्नर होते थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया गया। तो यहाँ पे पहले जो था वो गवर्नर हुआ करते थे, तो गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम कब दिया गया? तो ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो ये आपको याद रखना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो था मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जो थे उनके अधीन जो है मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जो थे उनको इनके अधीन कर दिए गए और बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा ही जो भी कार्य किए जाते थे वो यहाँ मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर के द्वारा वही कार्य करा जाता था। तो इसमें जो था वो आपका मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर का जनरल के अधीन हो गया। इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य था कि कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसमें जो मुख्य न्याय, इसमें 4 जो थे आपके, एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? तो सर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम काफ़ी बार पूछा जा सकता है, सर एलिजाह जो थे वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे।
सर इल्जा इम्पे, इनका पूरा नाम जो था सर इल्जा इम्पे था। और ये 3 अन्य जो सदस्य मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायाधीश के रूप में थे, उसमें थे चैम्बर्स। ये यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 1774 ईस्वी में जो भारतीय मुख्य न्यायाधीश के का नियुक्ति हुआ था उच्चतम न्यायालय का, कलकत्ता में जो प्रथम उच्च न्यायालय बना था, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश जो थे वो आपके सर एलिया इम्पे थे, और अन्य न्यायाधीश जो थे उसमें चैम्बर्स थे, इसके बाद लिमेंस्टर थे, और एक थे जो थे हाइड। तो ये तीनों जो थे अन्य न्यायाधीश के रूप में जो है वहाँ पे शपथ लिए थे। तो ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो कलकत्ता में प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हुए थे सर इलियाह एम्पे थे, और 3 अन्य सदस्य में क्या क्या कौन कौन थे, तो उसमें चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। तो ये आप नोट कर लीजिएगा अगर कहीं लिख रहे हैं। तो इसके बाद जो था कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना जो है वो प्रतिबंधित कर दिया था। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कंपनी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने के लिए आई थी, उसको निजी व्यापार एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, किस एक्ट के तहत किया गया था, तो वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तो ये आपको याद रखना। इसके बाद जो था इसमें महत्वपूर्ण विशेषता वो थी इस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर जो है वो नियंत्रण करना। तो इसमें जो था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उनको नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। इसके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उनको नियंत्रित किया जाता था। ये मुख्य जो विशेषताएं थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसको हमने पहले ही बता दिया। तो ये आपका नोट कर लीजिएगा। 1757 ईस्वी का युद्ध जो था वो प्लासी का युद्ध था। 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है बंगाल पे हो गया था। तो ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो रेगुलेटिंग जो एक्ट पारित किया गया था वो कौन सा एक्ट था, तो 1784 ईस्वी में जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पारित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पारित किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की दूरियों को कमी जो थी उनकी दूरी को दूर करने के लिए जो है इस एक्ट को पारित किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को, जिसे हम संशोधित अधिनियम 1781 पारित किए गए थे। इससे पहले जो था 1781 रेगुलेटिंग संशोधित अधिनियम पारित किया गया था, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो अधिनियम 1781 जो पारित हुआ था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसे हम कहते हैं 1781 में, उसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो अधिनियम 1781 जो पारित हुआ था वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। इसकी विशेषताएं जो थी वो महत्वपूर्ण इसमें था कि द्वैत शासन की व्यवस्था जो है वो लागू कर दी गई। तो इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनैतिक मामलों को तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो व्यापारिक मामलों को देखते थे। तो यहाँ पे जो है 1784 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत द्वैत शासन की व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बनाया गया। जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो राजनैतिक मामलों का देखता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामलों को देखता था। तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो था 1793 ईस्वी चार्टर अधिनियम। तो 1793 में ईस्वी में जो है एक चार्टर अधिनियम पारित हुआ था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड से सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतनात को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। तो इस अधिनियम के तहत जो था जो कर्मचारी थे इस नियंत्रण बोर्ड के, ये दोनों बोर्ड के जो कर्मचारी हुआ करते थे, उनका वेतन जो है वो भारतीय राजस्व में से देने का प्रावधान किया गया था। तो 1793 एक्ट के तहत। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद था 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत जो था कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है इस अधिनियम की मुख्य विशेषता कंपनी के अधिकार पत्र, जो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, उनके कार्यकाल को जो है वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार जो थे वो छीन लिए गए।
इसमें जो था भारत में कंपनी जो व्यापार कर रही थी उसके एकाधिकार को जो है वो छीन लिए गए, किंतु उसे चीन में के साथ एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार जो है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। तो ये आपको याद रखना है। 1813 चार्टर अधिनियम के तहत जो है वो 20 वर्ष के लिए एकाधिकार भारत में जो था वो अ, हटा दिए गए, छीन लिए गए। लेकिन चाइना में जो है और अन्य पूर्वी देशों के साथ चाय के लिए जो है वो व्यापार का 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ 1813 ईस्वी के तहत जो था भारत में ईसाइयों के पादरियों को भारत में आने नहीं दिया जाता था। 1813 ईस्वी से पहले जो था वो ईसाई पादरी जो थे उनको भारत में नहीं आने दिया जाता था, लेकिन 1813 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है वो भारत में ईसाई पादरियों को आने दिया गया था। ये जो है 1813 चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। तो ये आपको याद रखना है। भारत में ईसाई पादरियाँ किस अधिनियम के तहत आए थे? तो 1813 ईस्वी चार्टर अधिनियम के तहत। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ इसके बाद जो था महत्वपूर्ण है 1833 का चार्टर अधिनियम, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे अब उनको जो है वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम भारत के गवर्नर जनरल हुए। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर यहीं बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें, विलियम जो आपके वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के आपके प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ भारत की बात जो है वो 1833 चार्टर नियम के तहत किया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल प्रथम जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुए। इसके बाद दास प्रथा को जो है वो विरुद्ध घोषित कर दिए गए 1843 ईस्वी में जो है। इसके तहत जो है भारत में दास प्रथा को जो है विरुद्ध घोषित कर दिए गए और 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिए गए। तो दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो 1843 ईस्वी में किए गए। किस अधिनियम के तहत किए गए? तो 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो था इसमें लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक प्रथम विधि आयोग के गठन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत जो था कंपनी के महत्वपूर्ण पद जो है वो प्रतियोगिता के द्वारा भरा जाएगा। तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत ये किया गया है कि कंपनी के महत्वपूर्ण पद जो हैं वो अब प्रतियोगिता के द्वारा उसको भरा जाएगा। इसमें प्रतियोगिता कराई जाएगी, उसके आधार पर जो है वो सीटें जो हैं भरी जाएंगी, व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में एक मैकाले समिति जो है उसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद करना है। मैकाले समिति की स्थापना किस लिए की गई थी? तो ये महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को के द्वारा कंपनी में रखे जाने के लिए 1854 ईस्वी में प्रथम बार मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद 4 का चुनाव जो है वो किए गए। तो भारत में केंद्रीय विधान परिषद जो है वो उनका चुनाव जो है वो इसके तहत किया जाने लगा। इसमें जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद 4 जहाँ थी वो कहाँ कहाँ पे थी? तो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा थी। ये आपको याद रखना है। बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा में जो है ये यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव जो है किया गया था। तो जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी उसमें 6 सदस्य होते थे। तो जिसमें में से 4 सदस्य का विधान परिषद के द्वारा चुना गया, जिसमें बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा ये यहाँ से चारों सीटों से चुनाव करके भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में गए। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो था तो ताज का शासन जो है, तो ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश शासन जो है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासन जो है 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक चला। तो ये 2 तरीके से हम हिस्टोरिकल जो है बैकग्राउंड जो है उसको डिवाइड करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सेकेंड जो है वो ताज का शासन जो है 1858 ईस्वी से 1847 ईस्वी तक चला। इसके तहत जो है महत्वपूर्ण तथ्य जो थे इस तरीके से हैं। इसमें जो है इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद किया गया। तो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद जो है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जो है वो पारित किए गए, जिसके तहत जो है 1857 ईस्वी का क्रांति जो है उसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम सिपाही विद्रोह कौन सा था? तो 1857 ईस्वी का क्रांति था।
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? तो 1857 ईस्वी। तो ये आपको याद रखना है। तो भारत को शासन का अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर और गवर्नर क्षेत्रों को ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिए गए। इसमें जो है शासन जो है वो महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है वो शासन अब महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। इंग्लिश विक्टोरिया जो थी उनके अधीन ये भारतीय शासन हो गए। इसके बाद जो गवर्नर जनरल का पदनाम जो है वो चेंज करके अब वायसराय कर दिए गए। भारत के गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम अब चेंज करके वायसराय से वायसराय कर दिए गए। और प्रथम वायसराय जो हुए वो लॉर्ड कैनिंग हुए थे। ये आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। तो ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर यहीं पे बात की जाए प्रथम आपके भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। और यहीं पे अगर बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग। तो ये तीनों आपको याद रखना है। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत ये मुख्य विशेषताएं जो थी वो ये था कि शासन के द्वारा जो है भारत शासन वो महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। और गवर्नर जनरल का पद नाम चेंज करके वायसराय लॉर्ड कैनिंग कर दिया गया। भारत के राज सचिव की जो है वो नियुक्ति की गई। इसके बाद जो है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम जो है वो विभागीय प्रणाली के द्वारा, जो कि विभागीय प्रणाली किसने शुरू की थी? लॉर्ड कैनिंग ने किया। तो ये वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दिया गया। तो ये किस अधिनियम के तहत जो है हुआ? तो ये अधिनियम 1861 ईस्वी भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है वो वायसराय जो होते थे भारत के उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो प्रदान कर दी गई। अध्यादेश जारी करने का समय जो था, लिमिटेशन जो था वो 6 माह तक था। उनका द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता था वो 6 माह तक वो किया जा सकता था। इसके बाद जो था इसमें 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा बनारस के जो राजा थे उनको, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है विधान परिषद में मनोनीत किसको 1862 ईस्वी में किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को जो है वो विधान परिषद में मनोनीत किया गया है। बंगाल में जो है वो विधान परिषद जो है वो 1862 ईस्वी में बना। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 ईस्वी में। और पंजाब में जो है वो 1897 ईस्वी में विधान परिषद का गठन हुआ। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में किस किस राज्य में विधान परिषद एवं विधानसभा दोनों हैं? तो सबसे प्राचीन जो है विधान परिषद का गठन वो बंगाल में हुआ था 1862 ईस्वी में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है यूपी पीसीएस के। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 1873 ईस्वी का अधिनियम, इसमें 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो भंग कर दिया गया था। तो इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो भंग कर दिया गया। तो कब भंग किया गया? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। और 1873 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इसको किया गया भंग। इसमें जो है 1876 ईस्वी में शाही उपाधि अधिनियम जो है वो पारित किए गए, जिसमें 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है विक्टोरिया को भारत का सामग्री जो है वो कब घोषित किया गया था? तो 1876 ईस्वी में किया गया 28 अप्रैल को। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिस्को से महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। इसके बाद महत्वपूर्ण जो थे 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसमें जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है वो लागू किए गए। व्यय अथवा बचत जो है वो बजट पर बहस करने के लिए जो है प्रावधान किए गए। साथ ही साथ प्रश्न पूछने की शक्ति जो है इस अधिनियम के द्वारा दिए गए बजट शासनकाल में। तो आज के समय में भी ये प्रश्न पूछने की शक्ति जो है प्रश्नकाल का समय होता है भारतीय संविधान में। तो इसके द्वारा जो है महत्वपूर्ण विशेषता इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है वो लागू की गई। इसके बाद 1909 ईस्वी को भारत परिषद अधिनियम, इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत इसमें जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे। तो मार्ले जो थे वो उस समय इंग्लैंड में भारत के सचिव थे, जबकि मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में के प्रथम भारतीय सदस्य थे। तो वायसराय की कार्यपालिका में
सम्मिलित होने वाले भारत के प्रथम सदस्य कौन थे, तो वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य थे। पृथक निर्वाचन का प्रावधान जो है वो किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो पृथक निर्वाचन का प्रावधान जो है वो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। लॉर्ड मिंटो को जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के नाम से जाना जाता है। ये यूपीपीसीएस एंड अदर एग्जामों में जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के नाम से किसे जानते हैं, तो लॉर्ड मिंटो को जानते हैं। 1909 ईस्वी में ये वायसराय थे भारत के। तो ये इन्होंने जो है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के नाम से जाना गया। तो ये इसके महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं थी 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के। इसके बाद 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के सचिव तथा लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1919, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 1919 भारत शासन अधिनियम, 1909 जो है अधिनियम, उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है ये मॉन्टेग जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग जेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। पहली बार जो है भारत में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन राज्यसभा एवं लोकसभा का जो है गठन किस के तहत किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, जो कि आज भी चल रहा है। राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा जो निम्न सदन होता है, राज्यसभा जो है उच्च सदन होता है। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना है। तो राज्यसभा और लोकसभा का गठन किए गए। प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली के प्रवर्तन किए गए। तो द्वैध शासन प्रणाली के प्रवर्तन के जनक किसे कहते हैं, तो लियोनस कॉर्टियस जो है वो प्रवर्तन द्वैध शासन प्रणाली के प्रवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना है। भारत में सचिव के जो है भारत सचिव के द्वारा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किया जा सकता था। तो इस भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकती थी। इसके बाद जो था 1926 ईस्वी में इस अधिनियम के तहत ली आयोग के तहत जो है 1923 से लेकर 1924 के सिफारिश पर जो है वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो आईएसपीसीएस आईएफएस का एग्ज़ाम लेता है, उस आयोग की गठन जो है वो किस आयोग के समिति के सिफारिश पे हुई थी, तो ली आयोग की सिफारिश पे 1923 से 24 में हुई थी। और ये 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। इस नोट में देख लेंगे तो मॉन्टेग जेम्सफोर्ड सुधार में भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो मिला था। तो ये आपको नोट कर लेना है कहीं पे कि भारत में महिलाओं को वोट जो है वो डालने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था, तो मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत जो है भारत में प्रथम बार महिला जो है वो वोट डाल सकती थी। ये नोट कर लीजिएगा कहीं भी। इसके बाद जो था भारत शासन अधिनियम 1935, जिसका मैक्सिमम जो है वो भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है इससे। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है 1935 ईस्वी के अधिनियम में जो है वो उस समय 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में थे, जिसके महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार से हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है की गई, जिसमें 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। 11 राज्य जहाँ जो थे उसमें में से द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो लागू की गई। बंगाल में लागू की गई, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत में और असम में। तो संयुक्त प्रांत जो है वो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था, जिसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को चेंज करके उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। नहीं तो इसे हम संयुक्त प्रांत के नाम से पहले जानते थे। तो ये आप याद रखेंगे, देख लेंगे। तो उत्तर संयुक्त प्रांत में भी द्विसदनीय विधानसभा एवं विधान परिषद पाया जाता है। बिहार में भी, मद्रास में भी, बम्बई में, बंगाल में भी, असम में भी है और जम्मू कश्मीर में था। हालांकि अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो यहाँ पे भी द्विसदनीय व्यवस्था थी। तो यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों बन गई थी।
इस अधिनियम के तहत केंद्र और इकाइयों की 3 सूचियां जो हैं बनाई गई, जिसमें संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को शामिल किए गए। इस अधिनियम के तहत जो है संघीय सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अब यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है संघीय सूची के अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर हैं जो आते हैं, तो 59 विषय में से मेन जो है बैंक, जनगणना, सेना, वायुसेना, ये सभी जो हैं वो संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं। बैंक, जनगणना। संघीय सूची क्या होती है? संघीय सूची वो सूची होती है जिस पे केंद्र जो है वो अपनी केंद्र के द्वारा जो है वो जिसपे जो है कानून बनाने का अधिकार जो है संघीय सूची पे वो केंद्र को प्राप्त था। और राज्य सूची के अंतर्गत 54 विषय थे, जिसमें पुलिस, शिक्षा, वन, ये सभी जो है कृषि, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ये सूची भी आपको नेक्स्ट वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। तो राज्य सूची के अंतर्गत जो है वो राज्य जो है नया कोई कानून बनाना हुआ तो वो राज्य के द्वारा किया जाता था। जबकि समवर्ती सूची में जो है वो 36 विषय थे, विवाह, वन, ये सभी जो हैं आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो उस समय भारतीय 1935 के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो था उसमें 3 सूचियाँ थी, जिसमें संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची थे। तो 1935 ईस्वी में जो है वो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इस अधिनियम के तहत जो है भारत से अलग कौन हुआ था? तो बर्मा जो जाके बाद में एक नया देश बना, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत से अलग हुआ था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। आरबीआई की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। इसके बाद जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिस्कोर्स महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखना है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है इस अधिनियम को पारित किया गया था। उस समय जो धारा थी वो 20 धारा उस समय थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इसके तहत जो था कि 20 फरवरी 1947 ईस्वी को 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली जो थी इंग्लैंड की प्रधानमंत्री, उनके द्वारा घोषणा की गई कि 30 जून 1947 ईस्वी को भारत को ब्रिटिश शासन से समाप्त हो जाएगा। भारत में जो है ब्रिटिश शासन जो है वो 30 जून 1947 ईस्वी को समाप्त हो जाएगा। तो ये किसने घोषणा की थी? तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी की थी। इसके बाद उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दिया जाएगा। तो शासन जो है वो भारत के हाथों में सौंप दिया जाएगा। तो इसके घोषणा पर जो है क्लीमेंट एटली जो घोषणा की, उसके बाद मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात की। तो भारत के विभाजन की बात जो है उसी समय हो गई मुस्लिम लीग के द्वारा। तो मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन के लिए प्रस्ताव किया और इसी के होने के बाद जो है वो आपका 3 जून 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो स्वीकार नहीं करेंगे। और 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना जो है वो पेश की। तो 3 जून 1947 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक विभाजन योजना पेश की, जिसे हम माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस योजना के तहत जो है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इसी के तहत जो है 2 डोमिनियों में भारत का विभाजन हो गया, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत बना। तो इस तरीके से 3 जून के 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन योजना पेश होने के बाद जो है भारत का विभाजन हो गया और 15 अगस्त 1947 को जो है वो भारत स्वतंत्र हो गया और भारत जो है अपना स्वतंत्रता जो है उसे 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हो गई और ब्रिटिश शासन जो था वो समाप्त हो गया। इसके बाद जो था कि भारत में या किसी भी दोनों देशों में जो है ब्रिटिश शासन के अधीन जो अधिराज्य थे वो अगर शामिल होना चाह रहे हैं, किसी विलय करना चाह रहे हैं अपना, तो वो
स्वतंत्र हैं वो किसी भी देश की तरफ जाके अपना उसमें मिल सकते हैं। तो इसी के तहत जो था सिलहट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी को प्रवृत्त होने से पूर्व ही जनमत संग्रह के द्वारा जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया। तो ये, सिलहट जिला जो था वो 1947 ईस्वी के पर जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसके प्रवृत्त होने से पूर्व ही जनमत संग्रह के द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में कि हम पाकिस्तान में जाके मिलेंगे, वहाँ पे रहेंगे, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, तो वो जो है जनमत संग्रह के द्वारा अपना पक्ष जो है वो दिया, मत दिया। इसके बाद महत्वपूर्ण जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। यूपी पीसीएस, वीडियो, लेखपाल, यूपीपी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिस्कोर्स से महत्वपूर्ण ये देखना है। तो देसी रियासतों का भारत में विलय, तो भारत में जो है वो देसी रियासतों का विलय जो है किए गए, छोटे छोटे टुकड़ों में जो डिवाइड थे भारतीय रियासत, उनको भारत में शामिल किया गया। तो इसमें में से एक था जनमत संग्रह के द्वारा, दूसरा पुलिस कार्रवाई द्वारा और तीसरा विलय पत्र के द्वारा जो है वो भारत में इन रियासतों का विलय किए गए। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो देसी रियासतों का भारत में विलय जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए। इसके तहत जो है वो एक रियासतियों के लिए जो है एक मंत्रालय का गठन किए गए। इसके तहत जो है भारत में विभिन्न रियासत जो थे उनको इसमें शामिल किए गए। तो जूनागढ़ रियासत जो था उसको भारत में जनमत संग्रह के द्वारा जो है वो भारत में शामिल किया गया। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जूनागढ़ किस रियासत को भारत में जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था। तो जूनागढ़ रियासत को। हैदराबाद रियासत जो थी उसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है उसके भारत में शामिल किया गया था। हैदराबाद जो था वो स्वतंत्र रहना चाह रहा था, लेकिन उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है वो पुलिस कार्रवाई करते हुए हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। तो ये यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, वीडियो के एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेखपाल के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखना है। तो इसके बाद जो था जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर जो है विलय पत्र के द्वारा ये भारत में मिला। वहाँ के राजा जो थे, पाकिस्तान जब वहाँ पे चढ़ाई करने लगी तो उन्होंने भारत में विलय पत्र के द्वारा जो है वो भारत में शामिल हो गए थे। ये आपको याद रखने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश भारत के अंतरिम सरकार जो बनी थी 1946 में, उनके प्रमुख सदस्य एवं निर्धारित उनके विभाग कौन कौन से, इनसे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, इस तरीके से रक्षा मंत्री कौन थे, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अंतरिम सरकार का है। इसके बाद स्वतंत्र भारत के जो हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो अंतरिम सरकार 1946 के तहत जो राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामलों से संबंधित विभाग जो था वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभालते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। तो प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्रालय अंतरिम सरकार के कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जॉन मथाई जो थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय उनके पास था। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम के पास था। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय थे, ये अंतरिम सरकार के तहत। लियाकत अली खां जो थे वो वित्त मंत्री थे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। लियाकत अली खां जो थे वित्त मंत्री। अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वाई। आसफ अली जो थे वो आपके रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। शिक्षा एवं कला का श्री राजा गोपालचारी शिक्षा मंत्रालय जो था वो राजा गोपालाचारी के तहत था। इसके अलावा जो था स्वास्थ्य मंत्रालय जनफर अली खान के को दिया गया था। और विधि आयोग जो था वो जोगेंद्र नाथ मंडल के। तो इस अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो इस अंतरिम सरकार में जो है वो वायसराय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, जबकि वायसराय जो था वो अपने पद पे बना रहा अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल में। इसके बाद हम देखेंगे तालिका संख्या 1.2 में स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में, इसमें विभिन्न विभाग किसको दिए गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री प्रथम बने। स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों, वैज्ञानिक शोध, ये सभी विभाग जो था जवाहरलाल नेहरू के पास था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण राज्य के मामले जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। शिक्षा मंत्रालय जो है वो मौलाना अबुल कलाम। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। शिक्षा मंत्रालय प्रथम जो थे वो आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेलवे परिवहन और जान मथाई ये वित्त मंत्री प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आर के खड़ग शेट्टी जो थे, और इस समय निर्मला सीतारमण है, ये भी आपको याद रखना है। तो आर के खड़ग शेट्टी जो थे वित्त मंत्री थे। इसके बाद डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को विधि मंत्रालय जो है वो दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय जो था सरदार बलदेव सिंह को दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय जो था राजकुमारी अमृत कौर को दिया गया। और एच भाभा को वाणिज्य मंत्रालय। उद्योग आपूर्ति मंत्रालय जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। इसमें महत्वपूर्ण जो है आपका प्रधानमंत्री जो है स्वतंत्र भारत के जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्रालय प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो जाके आगे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए। और इसके बाद आर के खड़ग स्वामी जो शेट्टी जो थे वो वित्त मंत्री थे। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो ये याद रखना है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से संदर्भ सूची महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मुगल बादशाह शाह आलम, तो 1764 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये मुगल बादशाह जो थे शाह आलम, उनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत की गई, जिसके तहत 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय प्राप्त की और उसने भारत में दीवानी का अधिकार जो है वो प्राप्त कर लिया। इसे ब्रिटिश शासन में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वो विलियम पिट द्वारा पुनः स्थापित किए गए। इसके बाद जो है उस समय कंपनी की सिविल सेवाएं दो तरह से होती थी, प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवाएं, उच्च सिविल सेवाएं एवं गौर प्रसंविदा सिविल सेवाएं, निम्न सेवाएं। पहली कंपनी के कानून द्वारा निर्मित हैं, जबकि दूसरी अन्य तरह से। बजट की व्यवस्था को ब्रिटिश कालीन भारत में 1860 से शुरू किए गए। तो भारत में बजट जो है वो कब शुरू हुआ था, तो बजट जो है ब्रिटिश कालीन भारत में 1860 ईस्वी से बजट पेश किया जा रहा है और आज तक जो है भारत में बजट जो है वो पेश की जाती है। घोषणा ने स्थापित किया कि ब्रिटिश शासक की सरकार की नीति प्रशासन के प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और स्वशासन संस्थाओं को क्रमिक विकास करने की, ताकि ब्रिटिश संस्कार जो तत्साई प्रगति कर सके। यह भारत में उच्च नागरिक सेवाओं 1923-24 पर ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो भारत में जो है यूपीएससी जिसे हम कहते हैं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की यह स्थापना जो है वो किस आयोग के तहत की गई थी, तो ली आयोग के तहत 1923-24 ईस्वी में। और इसकी स्थापना जो है 1926 ईस्वी में की गई थी, तो ये याद रखना है। भारत स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है वो पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे राजशाही की संस्तुति मिली और यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से जो है वो लागू हो गए। दो राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण जो है वो रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र असम का सिलहट जिला शामिल किए गए। तो ये सभी जो है वो पाकिस्तान में शामिल किए गए। उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र एवं सिलहट में अध्यादेश पाकिस्तान के पक्ष में था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सिलहट ऐसा कौन सा जिला था जो कि पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह किया था, तो वो सिलहट जिला था। तो इस तरीके से भारतीय संविधान के जो है राज्य व्यवस्था से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके दृष्टिकोण से ये वीडियो था। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो ये आप का पहला लेक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको ये PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ पे जाके आप ये PDF जो है वो देख सकते हैं। और डेली जो क्विज और करंट अफेयर्स शेयर किए जाते हैं वहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा देंगे।
वहाँ से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे परीक्षा चिंतन सर्च करके वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका मल्टीपल सॉल्व करा देंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर जो है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।